drama. I'm coming up and send you to your mama. Whip, 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 yeah. Drop your body in the place till the sun's out. Yeah. चलो तो थोड़ा आगे समझते हैं अब ये कि अभी जो हम लोगों ने कूलाम फोर्स का ये फॉर्मूला जो देखा है हम लोगों ने, तो म्यू नॉट अगर अपन क्या कर रहे थे, जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट था उसकी जगह हम लोगों ने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रखा था। क्या रखा था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई फॉर्मूला m1 m2 अपॉन r², ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूला है ये कब का है? यहाँ जो म्यू नॉट आप रखे हो ये एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है, ठीक है ना, किसका? एयर का। इसका मतलब ये है कि ये जो आप यहाँ पे मैग्नेट ले रहे हो, मैग्नेटिक पोल, वो एक्चुअल में कहाँ प्रेजेंट है? एयर में प्रेजेंट है। कहाँ है? मतलब कि ये जो m1 और m2 आप ले रहे हो, इस जो कि एक दूसरे से r डिस्टेंस पर क्या है? प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो इसके चारों ओर का जो मीडियम है, यानी इसके चारों ओर का जो मीडियम है वो कौन है? एयर, यानी वायु, ठीक है ना। जो हमने मैग्नेटिक पोल ले रखा है m1 m2, जो कि एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, और इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स F है, तो अपन लोग इसको अगर यहाँ पे A से रिप्रेजेंट करते तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके चारों ओर जो मीडियम यानी जो माध्यम है वो कौन है? एयर है। इसीलिए यहाँ पे हमने क्या रखा है? म्यू नॉट रखा है, यानी एयर की एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। क्या रखा हमने? एयर की एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, मतलब वायु का निरपेक्ष चुंबकशीलता, ठीक है ना। अब अगर मान लो यही मैग्नेटिक पोल मैं किसी दूसरे मीडियम में रख दूं, मतलब m1 और m2 को किसी दूसरे मीडियम में क्या कर दूं? रख दूं, उतनी ही दूरी पर, r दूरी पर ही मैंने क्या किया है? इसको किसी दूसरे मीडियम में क्या कर दिया? रख दिया, ठीक है ना। अब दूसरा मीडियम का मतलब एयर के अलावा कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो वाटर ले लिया, इसके चारों ओर क्या है? वाटर है, मतलब पानी के अंदर इसको रखा गया है। तो अब इसके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो एयर में लगने वाले फोर्स के बराबर नहीं होगा, ये चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा मीडियम के लिए m, m मतलब मीडियम में कोई दूसरा, मतलब एयर को छोड़ के कोई दूसरा मीडियम क्या हो, इसके चारों ओर प्रेजेंट हो, और उतनी ही दूरी पर मैंने रखा हुआ है। अब इसका जो फॉर्मूला लिखोगे तो वो क्या लिखोगे? आप जो लिखोगे वो क्या लिखोगे? तो Fm इक्वल टू, अब यहाँ पे जो आप रिलेटिव परमेबिलिटी जो यूज कर रहे थे, यानी कि एब्सोल्यूट, सॉरी रिलेटिव बोल दिया, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी किसका? एयर का। तो अब मीडियम में ये दोनों मैग्नेट रखे हुए, मैग्नेटिक पोल जो है वो एक मीडियम में रख दिया आपने, मतलब ये दोनों चुंबकीय ध्रुव को उतनी ही, वही चुंबकीय ध्रुव और उतनी ही दूरी पर मैंने किसी दूसरे मीडियम में क्या करके इसको रख दिया। तो अब इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स जो है क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। और फोर्स का अपन फॉर्मूला क्या लिखेंगे? म्यू m अपॉन क्या लिखेंगे? म्यू m अपॉन 4 पाई इनटू m1 m2 अपॉन r²। क्या लिखेंगे अपन? Fm इक्वल टू म्यू m अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r², ये फॉर्मूला लिखेंगे। अब म्यू m क्या है? यहाँ पे म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट क्या है? ये एयर या वैक्यूम का एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, और म्यू m क्या है? ये म्यू m क्या है? ये म्यू नॉट समझ गए ना। म्यू नॉट क्या है? एयर का एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। अब यहाँ पे म्यू m की बात करूं तो म्यू m क्या है? तो ये क्या है? मीडियम का, जिस भी मीडियम में आप, यानी जिस भी माध्यम में ये दोनों मैग्नेटिक पोल को r डिस्टेंस पर रखे हो, उस मीडियम का एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, ठीक है ना। मतलब कि ये वायु या निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता हो गई, और म्यू m जो है वो माध्यम की निरपेक्ष चुंबकशीलता हो जाएगी। तो जब अपन मैग्नेट को क्या करेंगे? एयर में रखेंगे, यानी वायु में क्या रहेगा? r डिस्टेंस पर, तो यहाँ पे जो मैग्नेट जो चुंबकशीलता यूज होगी, जो परमेबिलिटी यूज होगी, वो एयर की रिलेटिव परमेबिलिटी यूज होगी, वायु या निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता यूज होगा। और अगर आप उन्हीं दोनों मैग्नेट को किसी मीडियम में क्या कर दोगे? उतनी दूरी पर रख दोगे, तो अब उनके बीच में लगने वाले फोर्स को आप जब लिखोगे तो यहाँ पे म्यू नॉट ना लिख के क्या लिखना पड़ेगा? म्यू m लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? म्यू m। तो म्यू m क्या है? उस मीडियम का, जिस मीडियम में आपने दोनों मैग्नेट के पोल को रखा हुआ है, उस मीडियम का एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, यानी उस माध्यम की निरपेक्ष चुंबकशीलता। आगे बात समझ में? एब्सोल्यूट परमेबिलिटी मतलब समझ गए ना? निरपेक्ष चुंबकशीलता इसकी माध्यम की। क्लियर हो गया?
तो फॉर्मूला समझ में आया। अगर मीडियम चेंज कर दोगे तो जो चुंबकशीलता है, परमेबिलिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। और जिस मीडियम में रखोगे इस फॉर्मूले में उसी मीडियम की निरपेक्ष चुंबकशीलता यानी कि एब्सोल्यूट परमेबिलिटी रखी जाएगी। आगे बात क्लियर, ठीक है ना। चलो अब थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉइंट आपको और समझना है, वो क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी। क्या, रिलेटिव यानी कि सापेक्ष चुंबकशीलता या आपेक्षिक चुंबकशीलता, ये क्या होता है। हमने क्या बोला, आपेक्षिक चुंबकशीलता यानी कि रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है ना, आपेक्षिक चुंबकशीलता। ये क्या है, तो देखो एक्चुअल में ये परमेबिलिटी है किसकी, रिलेटिव परमेबिलिटी मतलब क्या है, मतलब कि हम किसी मीडियम का परमेबिलिटी यानी कि चुंबकशीलता की बात कर रहे हैं कि कोई मीडियम, कोई भी माध्यम का जो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी यानी कि जो उसकी निरपेक्ष चुंबकशीलता है वो एयर के एब्सोल्यूट परमेबिलिटी मतलब कि वायु के निरपेक्ष चुंबकशीलता के कंपैरिजन में कितने गुना ज्यादा या कम। क्या बोला मैंने कि जो रिलेटिव परमेबिलिटी यानी कि जो आपेक्षिक चुंबकशीलता बताई जाती है वो किसी मीडियम की बताई जाती है, ठीक है ना। तो किसी भी मीडियम या माध्यम की रिलेटिव परमेबिलिटी क्या बोला जाता है कि ये बताया जाता है इसमें कि वो उस मीडियम की जो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है यानी कि जो निरपेक्ष चुंबकशीलता है वो एयर के यानी वायु के निरपेक्ष चुंबकशीलता के कंपैरिजन में कितने गुना ज्यादा या कम, ठीक है ना। तो ये कैसे बताया जाता है, तो हमें जिसका भी रिलेटिव, जिस भी मीडियम का अपने को उसका रिलेटिव परमेबिलिटी बताना होगा तो उस मीडियम का एब्सोल्यूट परमेबिलिटी आपको ऊपर रखना पड़ेगा और जिसके रिस्पेक्ट में बता रहे हो, जिससे उसको आप कंपेयर कर रहे हो उसका परमेबिलिटी जो है एब्सोल्यूट वो कहाँ रखना पड़ेगा, नीचे रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है आएगा रिलेटिव परमेबिलिटी का यानी कि आपेक्षिक चुंबकशीलता का। तो सीधा सा मतलब है रिलेटिव मतलब किसी के रिस्पेक्ट में यानी किसी के कंपैरिजन में। तो यहाँ कंपैरिजन किससे करना है, किसी भी मीडियम के एब्सोल्यूट परमेबिलिटी का यानी कि किसी भी माध्यम के सापेक्षिक या आपेक्षिक चुंबकशीलता का कंपैरिजन यानी तुलना जो है आपको वो किससे करना है, एयर के एब्सोल्यूट परमेबिलिटी से, मतलब वायु या निर्वात के निरपेक्ष चुंबकशीलता। आगे बात समझ में कि जैसे मान लो अगर हम ये बोले कि एक मीडियम है जिसका एब्सोल्यूट परमेबिलिटी यानी कि निरपेक्ष चुंबकशीलता जो है वो कितना है, मान लो 4 कितना है 4 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, कितना है 4 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है ना। और एयर जो होता है, मान लो एयर का एब्सोल्यूट जो परमेबिलिटी है यानी सापेक्ष चुंबकशीलता जो है, सॉरी सापेक्ष बोल रहा हूँ, निरपेक्ष चुंबकशीलता वो 2 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर है, कितना है 2 न्यूटन पर एम्पियर। तो जब मैं ये बोलूंगा ये बताओ मीडियम जो है यानी कि जो मीडियम आप ले रखे हो वो एयर के रिस्पेक्ट में कितने गुना ज्यादा है, तो भाई जो मीडियम की परमेबिलिटी है वो कितनी है, 4 दे रखी है और एयर की कितनी है 2 होती है, एयर की कितनी है 2 है। तो अगर ये पता करना है कि मीडियम का एयर के मीडियम जो है वो एयर के कंपैरिजन में कितने गुना ज्यादा या कम है, तो मीडियम के एब्सोल्यूट परमेबिलिटी को एयर के एब्सोल्यूट परमेबिलिटी से क्या कर दो, डिवाइड करा दो, तो कितना आ जाएगा 2 और यही इसका क्या कहलाएगा मीडियम का एयर की परमेबिलिटी। मतलब कहने का मतलब ये है कि मीडियम जो है, मीडियम का जो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है वो एयर के एब्सोल्यूट परमेबिलिटी के कंपैरिजन में कितने गुना ज्यादा है, 2 गुना ज्यादा। ये इस मीडियम की रिलेटिव परमेबिलिटी यानी सापेक्ष चुंबकशीलता कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि वायु के सापेक्ष, क्या बोला मैंने, वायु के सापेक्ष इस माध्यम की जो चुंबकशीलता है वो कितनी है 2 गुनी। एयर के कंपैरिजन में मीडियम का जो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है वो कितना है 2 टाइम्स ज्यादा है। इसी को बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी, मतलब कि किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट परमेबिलिटी एयर के कंपैरिजन में, एयर के रिस्पेक्ट में कितने गुना ज्यादा या कम है वो उसका क्या कहलाता है, रिलेटिव परमेबिलिटी। आगे बात समझ में क्लियर हो गया विदाउट। तो जरा ये बताओ अगर ये पूछ लिया जाए आपसे कि एयर की रिलेटिव परमेबिलिटी बताओ, क्या एयर की रिलेटिव परमेबिलिटी बताओ, वायु की सापेक्ष चुंबकशीलता बताओ, ठीक है ना। तो रिलेटिव परमेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है ना, आपेक्षिक चुंबकशीलता का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, जिस मीडियम का आपको रिलेटिव परमेबिलिटी चाहिए
उसका एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऊपर रखो और एयर का एब्सोल्यूट परमेबिलिटी यानी बाह्य निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता नीचे रखना है। तो हम इस बार आपसे एयर का ही रिलेटिव परमेबिलिटी पूछ रहे हैं। तो जरा ये बताओ, अगर आप एयर का रिलेटिव परमेबिलिटी बताना चाहोगे इसका एयर का, तो किसके कंपैरिजन में, किसी भी मीडियम का रिलेटिव परमेबिलिटी यानी अपेक्षिक चुंबकशीलता किसके कंपैरिजन में बताया जाता है? एयर के एब्सोल्यूट परमेबिलिटी के कंपैरिजन में बताया जाता है। तो एयर का एब्सोल्यूट परमेबिलिटी तो पहले नीचे आप रख दो। अब किसका रिलेटिव परमेबिलिटी बताना है? एयर का, तो उसका एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऊपर ही रखना पड़ेगा। ये दोनों को काट दोगे तो कितना आ जाएगा? 1। यानी कि एयर का जो रिलेटिव परमेबिलिटी होता है वो कितना होता है? 1 होता है। ध्यान रखना, क्योंकि हम रिलेटिव परमेबिलिटी एयर के एब्सोल्यूट परमेबिलिटी के कंपैरिजन में बताते हैं। किसी भी माध्यम की निरपेक्ष जो सापेक्ष चुंबकशीलता होता है वो वायु के निरपेक्ष चुंबकशीलता के कंपैरिजन में उस माध्यम का निरपेक्ष चुंबकशीलता कितने गुना ज्यादा है, हम ये बताते हैं। तो मीडियम की एब्सोल्यूट परमेबिलिटी को ऊपर रखेंगे और नीचे एयर का ही रहेगा। तो जब मैं एयर का रिलेटिव पूछूंगा तो नीचे एयर से ही कंपैरिजन करना है, तो नीचे तो एयर का रिलेटिव परमेबिलिटी रहेगा, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी रहेगा यानी सापेक्ष निरपेक्ष चुंबकशीलता, और जिसका हमें निकालना है उसको भी ऊपर रखना पड़ेगा। इस बार मैंने एयर का ही रिलेटिव परमेबिलिटी निकालने के लिए बोल दिया, तो इसलिए ऊपर भी हमको किसका एब्सोल्यूट परमेबिलिटी रखना पड़ेगा? एयर का ही रखना पड़ेगा। वायु का ही हमको क्या रखना पड़ेगा? ऊपर सापेक्ष चुंबकशीलता निरपेक्ष चुंबकशीलता रखना पड़ेगा। तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो गए। करके इसकी वैल्यू आ गई 1 आ गई। मतलब एयर का जो रिलेटिव परमेबिलिटी, एयर का यानी कि वायु का जो सापेक्ष चुंबकशीलता होता है वो कितना होता है? 1 होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, एयर का जो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होता है एयर का वो 1 नहीं होता है। एयर की रिलेटिव परमेबिलिटी जो होती है यानी कि जो वायु का सापेक्ष चुंबकशीलता होता है वो कितना होता है? 1। बाकी एयर का जो निरपेक्ष चुंबकशीलता होता है यानी जो म्यू नॉट होता है वो कितना होता है? पढ़ चुके हो, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। समझ गए? क्लियर हो गया? तो ये एयर का कौन सा परमेबिलिटी है? एब्सोल्यूट बाह्य निर्वात की सापेक्ष निरपेक्ष चुंबकशीलता 4 पाई इंटू 10⁻⁷। और एयर का रिलेटिव परमेबिलिटी कितना होगा? 1। केवल कितना होगा? 1। यानी कि जो सापेक्ष चुंबकशीलता है वो 1 होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज समझना, मैंने एब्सोल्यूट परमेबिलिटी में यूनिट लिखी है, जो निरपेक्ष चुंबकशीलता में मैंने यूनिट लिखी है वो क्या लिखा है? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। लेकिन जो रिलेटिव परमेबिलिटी है उसमें मैंने यूनिट नहीं लिखी है। ऐसा क्यों? पहले एक पॉइंट को ध्यान रखते रहना कि एयर का रिलेटिव परमेबिलिटी होता है वो कितना होता है? 1 होता है, और इसका जो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होता है वो कितना होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है ना? दोनों की वैल्यू समझ गए ना कि कहाँ से आई है? बता के ध्यान रखो थोड़ा सा। क्या बोल रहा हूँ कि मैंने जो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है यानी जो हमने निरपेक्ष चुंबकशीलता रखा है उसके आगे मैंने यूनिट लगा रखा है, लेकिन जो रिलेटिव परमेबिलिटी है यानी जो सापेक्ष चुंबकशीलता है मैंने उसकी वैल्यू के आगे कोई भी यूनिट नहीं लगाई। इसका रीजन ये है कि देखो, जब रिलेटिव परमेबिलिटी निकाली जाती है तो ये बताया जाता है कि उस मीडियम का एब्सोल्यूट परमेबिलिटी यानी कि निरपेक्ष चुंबकशीलता माध्यम का वायु के निरपेक्ष चुंबकशीलता के कंपैरिजन में कितने गुना ज्यादा या कम। तो जब आप दोनों की वैल्यू ऊपर नीचे रखोगे तो मीडियम का जो भी होगा, जैसे मान लो 4 तो उसका यूनिट रखोगे न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अब एयर का मान लो एब्सोल्यूट कितना है? 2, ऐसे मानने के लिए तो इसका भी यूनिट रखोगे न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। पर जब इसकी वैल्यू सॉल्व हो जाएगी 2 तो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर से न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर कट जाएगा, तो खाली क्या आएगा? नंबर आएगा। खाली क्या आएगा? नंबर। तो इसका मतलब क्यों केवल नंबर आ रहा है? क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है ना, ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी भाई, सेम फिजिकल क्वांटिटी। ऊपर और नीचे आपने दोनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी सेम टाइप का भौतिक राशि है। तो जब दोनों की यूनिट रखोगे तो यूनिट से सेम यूनिट आएगी दोनों की, तो वो यूनिट क्या हो जाएगी? कट जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो रिलेटिव परमेबिलिटी होता है यानी कि जो आपेक्षिक चुंबकशीलता होता है ये यूनिट लेस होता है। यूनिट लेस है यानी कि विमानहीन राशि, मतलब कि ये यूनिट लेस यानी कि मात्रकहीन राशि है। और जब यूनिट लेस है तो डायमेंशन लेस भी होगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया कि जो रिलेटिव परमेबिलिटी होता है, जो आपेक्षिक चुंबकशीलता होता है वो यूनिट लेस भी होता है, क्योंकि जब इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ऊपर नीचे दोनों एब्सोल्यूट परमेबिलिटी रखा जाता है और एब्सोल्यूट परमेबिलिटी की यूनिट सेम होती है, दोनों क्या हो जाएंगी? कट जाएंगी, तो खाली नंबर और बचेगा। तो ये जो रिलेटिव परमेबिलिटी का जो नंबर आता है वो एक्चुअल में कंपैरिजन नंबर है। केवल क्या कर रहा है? तुलना कर रहा है। क्या कर रहा है? केवल तुलना कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है। तो अब अगर मान लो अगर आपसे ऐसा बोल दिया जाए कि एक मीडियम है जिसका रिलेटिव परमेबिलिटी जो है वो कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। ऐसे समझो, हमने क्या बोला? एक मीडियम है जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी जो है वो कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है। तो इसका मतलब क्या हुआ?
यदि कोई, इसने क्या बोला, एक मीडियम है जिसका रिलेटिव परमेबिलिटी जो है उस मीडियम का वो कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो मीडियम का एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, मीडियम का एब्सोल्यूट परमेबिलिटी जो है, यानी कि जो माध्यम का निरपेक्ष चुंबकशीलता है वो एयर के एब्सोल्यूट परमेबिलिटी यानी वायु की निरपेक्ष चुंबकशीलता से 10 गुना यानी 10 टाइम्स क्या है, ज़्यादा। आई बात समझ में? क्लियर हो गया रिलेटिव परमेबिलिटी के बारे में? कोई डाउट? तो ये तो हो गया रिलेटिव परमेबिलिटी का बेसिक टेक्निक। क्या हो गया? बेसिक टेक्निक। ठीक है ना? क्लियर? इसी का फॉर्मूला आपसे फोर्स के फॉर्म में पूछा जा सकता है। ये जो कूलाम फोर्स आप बना के रखते हो इसके फॉर्म में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलो इसके फॉर्म में भी समझ लेते हैं। तो जरा देखो, रिलेटिव परमेबिलिटी जो होती है वो कैसे निकाली जाती है, मीडियम की एब्सोल्यूट परमेबिलिटी अपॉन एयर की एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। इसका डेफिनेशन अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलोगे? तो एक परमेबिलिटी के ही फॉर्म में बता सकते हो, तो वो ये है कि किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमेबिलिटी, किसी भी माध्यम का जो एब्सोल्यूट सापेक्ष जो चुंबकशीलता होता है वो माध्यम और वायु के निरपेक्ष चुंबकशीलता यानी मीडियम और एयर के एब्सोल्यूट परमेबिलिटी के रेशियो यानी कि अनुपात के बराबर। क्या बोला मैंने? किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमेबिलिटी, किसी भी माध्यम का जो सापेक्ष चुंबकशीलता होता है वो उस माध्यम और वायु के रिलेटिव एब्सोल्यूट परमेबिलिटी के रेशियो के इक्वल, यानी माध्यम और वायु के निरपेक्ष चुंबकशीलता के अनुपात के बराबर। ठीक है, एक ये बन गया। दूसरा अपन फोर्स के फॉर्म में बना सकते हैं। तो अब देखो, अगर मान लो मैं क्या करता हूँ, ये FM को FA से डिवाइड कर देते हैं। तो FM इक्वल टू कितना दे रखा है, म्यू m अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन R²। और एयर के देखा जाए तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन R²। ये म्यू नॉट की जगह में म्यू दे रखेगा। ये M1 M2 R², 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, म्यू नॉट अपॉन म्यू, म्यू m अपॉन म्यू a बचेगा कि नहीं बचेगा? FM अपॉन FA इक्वल टू म्यू m अपॉन म्यू a। और म्यू m अपॉन म्यू a को क्या बोलते हैं, म्यू r बोलते हैं, यानी कि रिलेटिव परमेबिलिटी बोलते हैं, आपेक्षिक चुंबकशीलता। तो ये क्या आ गया, FM अपॉन FA के बराबर है। किसके बराबर आ गया ये? इसकी जो वैल्यू आ रही है वो किसके बराबर आ रही है, FM अपॉन FA की। ठीक है ना? इसका जो मान आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, FM अपॉन FA के। क्योंकि भाई म्यू m अपॉन म्यू a FM अपॉन FA है और म्यू m अपॉन म्यू a को ही म्यू r बोलते हैं। तो इसका मतलब म्यू r बराबर भी क्या हो गया, FM अपॉन FA। अब इसका अगर डेफिनेशन बोलेंगे तो डेफिनेशन क्या बनाएंगे आप लोग? तो समझना थोड़ा सा डेफिनेशन क्या होता है कि किसी भी मीडियम में, ये देखो हमने क्या बोला कि किसी भी मीडियम में दो मैग्नेटिक पोल एक दूसरे से r डिस्टेंस पर प्रेजेंट होने उनके बीच में लगने वाला फोर्स तथा उतनी ही दूरी पर एयर में उन्हीं दोनों मैग्नेटिक पोल के, एयर में उतनी ही डिस्टेंस पर रखे उन्हीं दोनों मैग्नेटिक पोल के बीच में लगने वाले फोर्स के रेशियो के बराबर होते हैं। तो फोर्स के फॉर्म में अपन रिलेटिव परमेबिलिटी का डेफिनेशन क्या बोलेंगे? तो देखो, मीडियम में रखे दो मैग्नेटिक पोल के बीच में लगने वाला फोर्स FM हो गया, और उतनी ही दूरी पर एयर में रखे उन्हीं दोनों मैग्नेटिक पोल के बीच में लगने वाला फोर्स FA हो गया। उनके रेशियो को क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमेबिलिटी। क्या बोला मैंने? किसी भी मीडियम का रिलेटिव परमेबिलिटी होता है मीडियम में रखे दो मैग्नेटिक पोल के बीच में, मतलब एक फिक्स डिस्टेंस पर किसी मीडियम में रखे दो मैग्नेटिक पोल के बीच में लगने वाला फोर्स और उतनी ही दूरी पर एयर में रखे उन्हीं दोनों मैग्नेटिक पोल के बीच में लगने वाले फोर्स के रेशियो के बराबर होता है। अगर हम माध्यम में रखे दो चुंबक के चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाला बल तथा उतनी ही दूरी पर एयर में रखे उन्हीं दोनों चुंबकीय ध्रुवों के बीच में लगने वाले बल के अनुपात के बराबर होता है क्या, या बल का जो अनुपात होता है उसको क्या बोलते हैं, माध्यम का निरपेक्ष चुंबक सापेक्ष चुंबकशीलता। समझ में आएगा? क्लियर हो गया? ये फोर्स के फॉर्म में आप इसका क्या कर सकते हो, डेफिनेशन बना सकते हो। तो ये था क्या, रिलेटिव परमेबिलिटी और एब्सोल्यूट परमेबिलिटी के बारे में कुछ पॉइंट। ठीक है ना? यानी निरपेक्ष चुंबकशीलता और सापेक्ष चुंबकशीलता। क्लियर हो गया? कोई डाउट? तो निरपेक्ष चुंबकशीलता मतलब क्या हुआ, यानी कि एब्सोल्यूट परमेबिलिटी का मतलब क्या होगा, किसी भी मीडियम का अपने अंदर चुंबक को या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को धारण करने की क्षमता, वो उसकी क्या कहलाती है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी कहलाती है, यानी कि निरपेक्ष चुंबकशीलता। और रिलेटिव परमेबिलिटी, किसी मीडियम की रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है, तो एयर के कंपैरिजन में, कोई भी मीडियम एयर के कंपैरिजन में कितने गुना वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अपने अंदर रख सकता है, या ऐसे बोल सकते हो कि एयर के कंपैरिजन में किसी भी मीडियम का जो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होता है वो कितने गुना होता है, वही उसका क्या कहलाता है, रिलेटिव परमेबिलिटी, यानी कि सापेक्ष चुंबकशीलता। आई बात समझ?
जो रिलेटिव परमिटिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू आर से, और बाकी ए आर के एब्सोल्यूट परमिटिविटी को म्यू ए या म्यू नॉट से बोल सकते हो, और मीडियम के लिए म्यू एम लिख सकते हैं विदाउट। ठीक है, फॉर्मूला तो समझ गए, म्यू आर इक्वल टू जाता है म्यू एम अपॉन म्यू ए, और फोर्स के फॉर्मूले में क्या होगा, एफ एम अपॉन एफ ए। ठीक, ये तो बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब फिर ये फोर्स के फॉर्म में निकालेंगे, कूलम्ब फोर्स के फॉर्म में विदाउट। ठीक है, ये था किसके बारे में, परमिटिविटी के बारे में। ठीक।